आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव के वे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप लोग को कितने समय मिलेंगे और उसमें आप लोगों को कितने प्रश्न करने हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा देखिएगा कि किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं या फिर किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये केवल 1 घंटे की एग्ज़ाम है, इसमें केवल 1 ही घंटा मिलेगा। इसमें कितने अंक रहेंगे? इसमें कुल 40 अंक रहेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और इस वीडियो के जरिए आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन रहता है। इसमें कितने गद्यांश रहेंगे, कितने आपके पाठ्यक्रम के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा गद्यांश। गद्यांश रहेगा, आपको उस गद्यांश को पढ़ना है। उस गद्यांश को पढ़ के आपको उसी गद्यांश से आंसर को ढूंढना है। उसी गद्यांश के अंदर सारे आंसर छुपे रहते हैं। तो मैंने ये कोशिश की हूँ कि इस गद्यांश के माध्यम से आप लोग को थोड़ी बहुत आइडिया आ जाए कि आप अपने एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इस गद्यांश को। और गद्यांश क्या है कि भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। क्या करेंगे? अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। जो आपका गद्यांश देगा ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो आप बताएंगे कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, पुरुषार्थ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस गद्यांश में अधिकतर पुरुषार्थ के बारे में ही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं कि किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। मतलब इस वाक्य में कौन सा यह अर्थ निकलता है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। ये बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद से क्या संदेश दिया गया है। जो अनुच्छेद है उसमें क्या संदेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पुरुषार्थ करने का। क्या? पुरुषार्थ करने का। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। जो संकल्प शक्ति है इसमें कौन सा समास है। आप लोग समास भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कोई भी जैसे गद्यांश दिया हो, पोएम दिया हो, उससे समास अलंकार पूछता ही है। तो संकल्प शक्ति कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है। ये आपके पोएम से होगा। वो एक आपका पोएम से उठाकर देगा ही, उस पोएम को आपको पढ़ना है और उससे पढ़ के सारी जानकारी को मतलब लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं कि क्या है। गद्यांश है, इसमें 5 से 8 विकल्प तक चयन करना है। क्या है? जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कर्ण कौन रहते हैं ये पता है? कर्ण महाभारत में अर्जुन लोग के भाई रहते हैं, वे कुंती पुत्र रहते हैं। कर्ण किनके पुत्र रहते हैं? तो वे कुंती का पुत्र रहते हैं। क्या है कि जाति हारी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर यह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते किनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुज दंड। मतलब कि उस समय कर्ण को हर कोई जाति जाति को लेकर ही बोलते थे कि तुम क्षुद्र जाति के हो, क्षुद्र जाति के। लेकिन वे क्षुद्र जाति के नहीं रहते हैं, वे भी पांडव रहते हैं। लेकिन कुंती द्वारा उन्हें त्याग देने के कारण वे एक क्षुद्र पुत्र के गिनती में आते हैं, क्योंकि उनका लालन पालन एक छोटे से परिवार में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न बनता है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है। जो ये पंक्ति है पूरा, इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जाति भेद की, क्योंकि कर्ण को हर जगह अपने जाति का प्रमाण देना पड़ता था। 6 नंबर देखते हैं कि कौन केवल जाति जाति रटते हैं। वो कौन रहते हैं जो केवल जाति जाति रटते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, पाखंडी लोग। पाखंडी लोग हमेशा जाति जाति के रट लगाए रहते हैं। 7 नंबर देखते हैं
कि सबसे उपयुक्त शीर्षक को चुने। जो शीर्षक है उनमें से सबसे उपयुक्त क्या है, तो इसमें सबसे उपयुक्त तो जाति को दिखाया गया है। इस गद्यांश में अधिकतर जाति के बारे में ही बताया गया है। 8 नंबर देखिए, मैं क्या जानूं जाति। मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है, प्रश्नवाचक अलंकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं खंड बी क्या कहता है। इसमें आपके जो क्या है, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति के माध्यम जो आपका टॉपिक लगा है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 9 नंबर सबसे पहले देखते हैं कि छापा खाना, जहाँ पे पत्र छपते हैं, से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। छापा खाना कहाँ पे खुला है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 1556 में गोवा में। कहाँ पे, 1556 गोवा में। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। जो हिंदी में पहली समाचार पत्र का क्या नाम रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर उदंत मार्तंड। क्या है, उदंत मार्तंड। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती है। कहाँ से, कलकत्ता से। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के इसमें ककारों का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन मतलब समापन भवदीय का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर औपचारिक पत्र। जैसे कि हम पत्र भेजते हैं उसमें हम लिखते हैं भवदीय, या फिर अनौपचारिक जिसमें अगर वार्तालाप होती है तो उसमें भवदीय का प्रयोग नहीं होता है। 13 नंबर देखते हैं कि समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर संपादकीय लेखन में। किसमें, संपादकीय लेखन में। 14 नंबर देखते हैं, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समयक लिखित विचार क्या कहलाता है। तो इस क्या कहलाता है, तो ये आलेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आलेख। 15 नंबर देखते हैं कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। जो संचार है वो क्या है, अनुभवों की साझेदारी है। किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री ने कहा है। ये सब कोटेशन आप लोग याद रखेंगे। ये पूछ सकते हैं कि किस आलोचक ने कहा है या फिर किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर बिल्बर श्रेम। किन्होंने, बिल्बर श्रेम ने। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार के श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर गुटेनबर्ग को। किन्होंने, गुटेनबर्ग को प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेष्ठ माने जाते हैं या फिर श्रेय दिया जाता है। 17 नंबर है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं, इंटरनेट। क्या कहलाते हैं, इंटरनेट। 18 नंबर देखते हैं कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, जो डिकोड करना, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। क्या है, जो डिकोड किया जाता है जब हम किसी को पत्र भेजते हैं तो उसको समझना ही, प्राप्त संदेश को निहित अर्थ को समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं खंड ग की ओर, जो आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहेंगे और देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पाठ्य पुस्तक से किसी पोयम को उठाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके अर्थ को पूछ सकते हैं कि कहाँ से है और इसके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, हरी हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठही करे तासों को खेले, रहे बैठी जस तह गवैया, सूरदास प्रभु खिलाई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। इसका पहले भावार्थ को देखते हैं कि इसमें क्या कहने चाह रहे हैं कवि। इसमें जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया पंक्ति है, इसमें वे क्या कहना चाह रहे हैं कि सखाओं ने कृष्ण से क्या कहा है कि हे कान्हा, खेलने में कौन किसका स्वामी है। किससे कह रहे हैं, उसके सखा बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं हो, तुम ब्रजराज के दुलारे हो तो क्या हो गया, तुम हार गए हो। जो लोग खेल खेलते हैं उनमें श्री कृष्ण जी हार जाते हैं और सीदामा जीतते हैं, उनके सखा। फिर झूठ मूठ झगड़ा क्यों करते हैं, उनके सखा उनसे बोलते हैं कि आप झूठ मूठ का झगड़ा क्यों कर रहे हो, जाति पाति तुम्हारी हमसे बड़ी नहीं है। जो यहाँ जाति पाति हमसे बड़ नाही में कहा है कि जाति पाति में तुम्हारी हमसे बड़ी नहीं हो, तुम भी एक ग्वाले ही हो और हम तुम्हारी छाया के नीचे तुम्हारे अधिकार एवं संरक्षण में भी नहीं बसते।
जो उनके सखा रहते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे संरक्षण में नहीं बसते हैं और नहीं तुम्हारे अधिकार में जीते हैं। तुम अत्यंत अधिकार इसलिए दिखाते हो कि तुम्हारे घर में हमसे ज़्यादा गाय हैं। उनके सखा ये बोल रहे हैं कि आप इसलिए अधिकार ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि आपके घर में अधिक गायें हैं, इसलिए आप हट कर रहे हैं। जो रूठाने का काम करे उसके साथ कौन खेले। उनके सखा बोल रहे हैं कि आप तो रूठ रहे हैं, आप तो नाराज हो रहे हैं, तो आपके साथ कौन खेल खेलेंगे। यह कहकर सब साथी जहाँ तहाँ खेल छोड़कर बैठ जाते हैं। उनके जितने भी सखा रहते हैं वो क्या करते हैं, वो खेल छोड़कर जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ जाकर वे बैठ जाते हैं। सूरदास जी ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण जी अपने सखा के साथ खेलना ही चाहते हैं, इसलिए वे अपने पिताजी की कसम खाते हैं कि मैं झगड़ा नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस पंक्ति से जुड़ी प्रश्न को और इसके प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। जो पंक्ति है इस पंक्ति के कवि कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सूरदास। कौन है, सूरदास। और सूरदास जी का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1478 में 1478। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, आप सभी का जन्म लिख लेंगे और जन्म स्थान किनका कहाँ हुआ है आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछेगा ही। तो सूरदास का जन्म कितना में हुआ है, 1478 में। और कहाँ पे हुई है, तो ये सीही में हुई है। कहाँ पे, सीही में। आप लोग ये सारी बातें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद करना ही करना है। ये आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे कि कोई भी हो जाए, जितने भी राइटर दिए हैं किसी का राइटर का पूछ सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, कब हुई है, इनकी मृत्यु कब हुई है। ये सब बातें आप लोग एनी हाउ याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में केंद्र में क्या है, जो पंक्ति दिया गया है उसका केंद्र का विषय क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर वात्सल्य। क्या होंगे, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब क्या होता है, प्रेम। इसमें उन्होंने अपने सखाओं के साथ प्रेम भाव को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, प्रेम भाव को। 21 नंबर का देखते हैं कि इन पंक्तियों के बीच में किसके बीच संवाद हो रहा है। जो पंक्ति दिया गया है उनमें किनके बीच में संवाद हो रहा है, तो इसमें कृष्ण और सुदामा के बीच में संवाद हो रहे हैं, जो उनके सखा रहते हैं। 22 नंबर है कि ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है। जो पंक्ति दी गई है ऊपर जो पंक्ति हम लोग पढ़ें वो किस भाषा में है, तो याद रखेंगे कि ये ब्रज भाषा में। सूरदास द्वारा अधिकतर रचना ब्रज भाषा में है, 1 ही 2 होगी जो अवधि में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काल के कवि है। जो कबीरदास जी रहते हैं वो किस काल के कवि रहते हैं, तो ये भक्ति काल के कवि रहते हैं। और इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1398 कहाँ पे, वानारस में। कहाँ, वानारसी में। इनका जन्म वाराणसी में होती है। चलिए देखते हैं इससे आगे जुड़ी क्वेश्चन कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद क्या है। तो पहले देखते हैं कि देव जी का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1773 में कहाँ पे, इटावा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश। और इनका बचपन का नाम क्या रहता है, ये भी पूछ सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या है, तो देवदत्त द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 24 का सी होगा, सवैया। हंसी की चोट क्या है, सवैया है। ये हंसी की चोट क्या है, कहानी आप लोग को पता ही होगा कि कृष्ण जी मथुरा चल जाते हैं तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती है और वो हंसना ही भूल जाती है। वे किसी भी बात को लेकर कभी नहीं हंसती है, उनके मुख से हंसी ही छिन जाती है। गोपियाँ हमेशा कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती या फिर तड़पती रहती है। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है। तो पहले जानते हैं कि घर में वापसी किन्होंने लिखा है, तो घर में वापसी सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। और इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1936 में इनका भी जन्म वाराणसी में ही होती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गरीबी में संघर्षरत परिवार की समस्या। 26 नंबर देखते हैं कि जाग तुझको दूर जाना है कविता क्या प्रेरणा देती है।
जाग तुझको दूर जाना है कविता क्या प्रेरणा देती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की। इस कविता को पढ़ के ही लग रहा है कि जाग तुझको दूर जाना है, इसका यही प्रेरणा ये कविता देती है। 27 नंबर देखते हैं कि बादल को घिरते देखा कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? जो बादल को घिरते देखा, सबसे पहले देखते हैं कि बादल को घिरते देखा किन्होंने लिखा है? तो नागार्जुन ने। किन्होंने? नागार्जुन ने ये कविता लिखी है। और नागार्जुन का जन्म कब होता है? तो 1911 में। कब? 1911 में। और इस कविता में किस महान कवि का जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कालिदास। किनकी? कालिदास। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि एक गद्यांश, एक तो पद्यांश हो गया, अब गद्यांश को देखते हैं 28 से 31 नंबर तक। चलिए पहले पढ़ते हैं इस गद्यांश को कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाती है, मतलब एक साथ जलते हैं और एक साथ बुझ जाते हैं, यही क्रम चलते रहता है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपका यही पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है या फिर इसका क्या शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ईदगाह। क्या है? ईदगाह। और ईदगाह किन्होंने लिखा है? तो प्रेमचंद ने। ईदगाह किन्होंने लिखा है? प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1880 में। कहाँ पे? लहमी नामक ग्राम वाराणसी में। इनका भी जन्म वाराणसी में ही होता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लेंगे कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु 1936 में हुई है। और ईदगाह कब लिखा गया है? तो ईदगाह 1931 में। कब लिखी गई है? 1931 में ईदगाह लिखी गई है। 29 नंबर देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? राइट आंसर होगा ईद में नमाज का। ईद का समय रहता है, ये ईदगाह कहानी ही है जिसमें एक बालक के मनोदशा को दिखाया गया है कि ईद के समय सब बच्चा मेला देखने जाता है और वो मेले में क्या क्या खरीदारी करते हैं। और इस मेले में जो बच्चा रहता है हामिद, वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्रेम करता है। जब उसकी दादी रोटी सेकती है तो उनका हाथ जल जाने के कारण क्या करता है हामिद? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। हर बच्चे कोई खिलौने तो कोई बंदूक तो कोई कुश्ती का सामान, हर तरह का सामान खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद रहता है वो क्या खरीदता है? वो एक चिमटा खरीदता है। 30 नंबर देखते हैं कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। जब नमाज पढ़ा जाता है तब क्या करता है? सिर बोले या फिर माथा को जमीन में टेकते हैं। 31 नंबर देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? जो पंक्ति पढ़े ये मैंने पहले ही बता दिया कि इनका लेखक प्रेमचंद है। कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें से किसका सही का चयन करना है। तो 32 नंबर देखते हैं कि दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? जो दोपहर के भोजन, सबसे पहले जानते हैं कि किन्होंने लिखा है। तो दोपहर के भोजन किन्होंने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है। किन्होंने? अमरकांत ने। और इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1 जुलाई 1925 में बलिया में होती है। किनका? अमरकांत का। ये सब आप लोग लिख लेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपके आएंगे ही आएंगे। इनका जन्म होता है कब? 1925 में। चलिए 33 नंबर देखते हैं कि टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, आस्थाओं का बाजारीकरण। आस्थाओं का बाजारीकरण। और टॉर्च बेचने वाले का लेखक कौन रहते हैं? तो हरिशंकर परसाई। कौन रहते हैं? हरिशंकर परसाई। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी बताते हैं कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1924 में होता है। कहाँ पे? होशंगाबाद। कहाँ पे? होशंगाबाद में इनका जन्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गूंगे कहानी के लेखक ने किस लोगों को गूंगा बहरा कहा? जो गूंगा कहानी है, पहले जानते हैं कि गूंगा कहानी किन्होंने लिखा है। तो गूंगा कहानी रांगे राघव ने। रांगे राघव। गूंगा कहानी किन्होंने लिखा है? तो रांगे राघव। जन्म 1923
1923 में कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। और देखते हैं कि गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, संवेदनशील लोगों को। कि खाना बदोश किस विधा में लिखा गया है? जो खाना बदोश है वो किस विधा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर, कहानी विधा में। किस विधा में? कहानी विधा में। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। और खाना बदोश किन्होंने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किन्होंने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। और इनका जन्म कब होता है? तो 1950 में। कब? 1950 में इनका जन्म होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ज्योतिबा बाई फुले। क्या? ज्योतिबा बाई फुले। चलिए 37 नंबर देखते हैं कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा में लिखी गई है? हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आत्मकथा में। और हुसैन की कहानी किन्होंने लिखी है? तो मकबूल फिदा हुसैन ने। किन्होंने? मकबूल फिदा हुसैन ने। 38 नंबर देखते हैं कि अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बचपन और युवा। क्या है? बचपन और युवा। 39 नंबर देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर जो आवारा मसीहा लिखे हैं किस महान कवि की जीवनी लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर एक नंबर होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इनका जन्म कब होता है? तो विष्णु प्रभाकर का जन्म होता है 21 जून। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 में। कहाँ पे? मीरापुर। मीरापुर में इनका जन्म होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि शरद और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का नाम क्या था? तो जो आते हैं शिक्षक शरद और महेंद्र को पढ़ाने के लिए, उस शिक्षक का नाम क्या रहता है? तो अक्षय पंडित। क्या रहते हैं? अक्षय पंडित। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोग उस वीडियो को अच्छे से और एक बार देख लेंगे, और जितने भी लेखक के जन्म, मृत्यु या फिर उनके जन्म स्थान को मैंने बताया वो चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर से नोट किए होंगे। तो उसको दोबारा तिबारा जितना बार हो सके कि रट ले, याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।